तो फिजिकल केमिस्ट्री के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में उसने पूछे हैं वो वाले हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये हमारे पास सीबीएसई बोर्ड का ही क्वेश्चन है हमारे पास। राइट द नर्स्ट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। एक तो उसने बोला है नर्स्ट इक्वेशन इसके लिए लिखनी है। फिर बोल रहा है हमारे पास हाउ विल द ई सेल विल बी अफेक्टेड व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ, पहला केस है Cu2 पॉजिटिव आयन इज इंक्रीज एंड Zn2 पॉजिटिव आयन इज इंक्रीज। दो केस में हमसे ई सेल की वैल्यू पे क्या इफेक्ट आता है ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमको नर्स्ट इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, वो होती है हमारे पास ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस टेम्परेचर। यहाँ इसने दिया नहीं है तो हम टेम्परेचर क्या मान के चलेंगे 298 केल्विन। और जब टेम्परेचर होता है हमारे पास 298 केल्विन तो हम वैल्यू लेते हैं 0.0591 n। और ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान रहे हम इसको क्या लेंगे 0.06। और n के हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन अ रिएक्शन। लॉग कौन सा है, लॉग बेस 10 वाला है। अब हम क्या लेंगे, जो हमारा पहले राइट साइड पे जो आयन प्रेजेंट है इसको तो हम नहीं लेंगे, जो हमारे पास आयन प्रेजेंट है इसको लेंगे। तो राइट साइड पे हमारा Zn2 पॉजिटिव और स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है मेरा कंसंट्रेशन थे, अपॉन में डिवाइड में क्या जाएगा, जो लेफ्ट साइड पे आयन प्रेजेंट है ये तो हमारे पास आयन नहीं है तो सॉलिड है, तो Cu2 पॉजिटिव का एक्वस हम मतलब आयन जो है हम यहाँ पर लेंगे। ये तो हमने लिख दी इसकी नर्स्ट इक्वेशन। अब बोल रहा है हाउ विल ई सेल, मतलब इसकी वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हम Cu2 पॉजिटिव आयन की जो है कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, यानी हम इसको अगर हम इंक्रीज करना स्टार्ट कर देते हैं तो हमारे पास क्या जो है रिजल्ट बनेगा। इसके लिए एग्जांपल समझते हैं। मान लेते हैं हम हमारा ई नॉट सेल, सपोज करते हैं बिल्कुल ई नॉट की वैल्यू हमारे पास 1, कैलकुलेशन ताकि ईजी रहे। और इस वाली पूरी टर्म की जो वैल्यू हमारे पास ये कितनी मान लेते हैं हम मानते हैं इसको 0.5। तो ई सेल क्या आ रहा है हमारा एग्जाम्पल से 1 माइनस 0.5 इक्वल्स टू 0.5। ये हमारा क्या है हाइपोथेटिकल कंडीशन में ई सेल की वैल्यू आती है 0.5। अब वो बोल रहा है अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करना स्टार्ट कर दूं Cu की, तो जब Cu की कंसंट्रेशन बढ़ेगी ना तो ये जो पूरी टर्म है हमारी लॉग वाली, लॉग Zn अपॉन Cu2 पॉजिटिव, इसका जो वैल्यू है ये कम होना स्टार्ट हो जाएगी। अब जब कम होगी तो इसके साथ मल्टीप्लाई होके मान लेते हैं वैल्यू कम होकर कितनी हो गई, पहले 0.5 थी अब वो हो गई है 0.2। तो ई सेल मेरा क्या हो गया 1 माइनस 0.2 इक्वल्स टू 0.8। तो यहाँ से हमको क्या देखने को मिला कि हमारा जो ई सेल की वैल्यू है ये हमारी इंक्रीज कर गई। 0 पॉइंट छोटा है 0.8 बड़ा है, तो हमारी वैल्यू जो है ई सेल की इंक्रीज कर गई। कब, जब मैं कंसंट्रेशन इंक्रीज करता हूँ Cu2 पॉजिटिव आयन की। अब सेकंड केस क्या कह रहा है हमारे पास, अगर Zn2 पॉजिटिव क्या है इंक्रीज करें, अगर हम इसकी वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो जो हमारी log Zn अपॉन Cu पॉजिटिव वाली टर्म है ये वाली टर्म, इसकी वैल्यू इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगी। अब जब ये वाली टर्म इंक्रीज करेगी तो पूरी टर्म ये वाली इंक्रीज करेगी। तो पहले इसकी वैल्यू क्या थी 0.5, अब जब इंक्रीज करेगी तो हम मान लेते हैं इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.5 से मान लेते हैं ये हो जाती है 0.7। तो 1 माइनस पहले कितनी 0.5 अब है 0.7, तो हमारा आंसर क्या आया 0.3। तो हम देख पा रहे हैं हमारा ई सेल की वैल्यू क्या हुई, डिक्रीज हो गई। तो जब Zn की वैल्यू इंक्रीज करेंगे हम तो हमारा ई सेल डिक्रीज करेगा, और अगर हम Cu2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो हमारा ई सेल जो है ये इंक्रीज करेगा। तो ऐसे करके हमको ये नर्स्ट इक्वेशन से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीट इन 40 मिनट्स, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 90% ऑफ रिएक्शन। ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे आता है कि हमको पहले 50% का टाइम दे दिया इसने, इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, जैसे मैं मार्क कर देता हूँ, जहाँ पे पहले देखा 50% कंप्लीट हो रही है इतने टाइम में, तो यहाँ हमको पहले रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी पड़ती है। हर क्वेश्चन में हम ऐसे ही करेंगे। तो T 50% इसने दे रखा है कितना 40 मिनट, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर का हमारा फॉर्मूला होता है रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन में ए, और ए नॉट के हमारी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और ये लॉग कौन सा, लॉग बेस 10 वाला है, तो यहाँ पे लग जाएगा 2.303। ये हमारा बन चुका है फॉर्मूला फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पर ना तो इसने ए नॉट की वैल्यू दी है हमारे पास और ना ही हमारे पास ए की वैल्यू दी है, सिर्फ इसने टाइम की वैल्यू दी है। तो ए नॉट ये क्या बोल रखा है, इसने स्टार्टिंग में बोला है 50% कंप्लीट हो चुकी है रिएक्शन,
यानी कि अगर हमारा ए नॉट क्या लेते हैं हम 100, तो 50% रिएक्शन कंप्लीट होने का मतलब है हमारे पास रिएक्टेंट बचा कितना है ए 50, सॉरी आधी कंप्लीट होगी, 50% मतलब बिल्कुल आधी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। और ए नॉट होती है हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन, और ए होती है हमारी कि रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद ये मतलब ऐसे है, ए से पी बन रहा है। तो टाइम जीरो तो होता नहीं कभी, तो इसका मतलब होता है जब रिएक्शन स्टार्ट हुई होगी हमारी, तो प्रोडक्ट तो हमारे पास होगा नहीं, और ए होगा हमारा 100 मैंने इसलिए लिया है ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी रहे। आप 1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, 3 भी, जो मन कर रहा है वो ले सकते हैं, लेकिन 100 से जो हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। और जब टाइम क्या हुआ 50, यानी कि 50% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, टाइम कितना गिवन है 40 मिनट, तो 40 मिनट के बाद ये रिएक्टेंट बचा है हमारे पास 50, और हमारे पास 50 क्या बन गया होगा, प्रोडक्ट फॉर्म हो गया होगा। तो ये वाला 50 ये वाला है वो, अगर वो बोलता है कि 60% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, तो मतलब प्रोडक्ट हमारा 60 फॉर्म हो चुका है, तो बचा कितना 40, तो ए की वैल्यू हमको 40 लेनी पड़ती। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे यहाँ पर के इक्वल्स टू 2.303, टाइम कितना दे रखा है 40 मिनट में दे रखा है, 40 इंटू में लॉग, देखो ये लिख लेते हैं चाहे मिनट, और लॉग ए नॉट के हमारे पास 100 और ए है हमारे पास 50, इसको सॉल्व करके हमारे पास आता है log 2। तो के इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाय 40 मिनट log 2, और log 2 की वैल्यू तो सबको पता होनी चाहिए, ये होती है हमारे पास 0.301। तो के आएगा मेरा 2.303 इंटू 0.301 डिवाइडेड बाय 40 मिनट। इसको सॉल्व करें, देखो मिनट यहाँ पे पॉजिटिव में ऊपर जाएगा तो कैसा हो जाएगा मिनट इनवर्स, तो यूनिट क्या आएगी हमारे पास मिनट इनवर्स, तो के आ जाएगा 0.0173 मिनट इनवर्स, ये आ जाती है मेरी के की वैल्यू। अब यहाँ से हमने के निकाला है, अब पूछ रहा है वो टाइम रिक्वायर्ड, कि जब 90% रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो जाएगी तब कितना टाइम हमको लगेगा। तो अब रेट कांस्टेंट तो हमारा सेम रहेगा, चाहे हम जो भी कंसंट्रेशन चेंज करते हैं, फिर से हमको इसी फॉर्मूले को यूज़ करना पड़ेगा, के इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाई 2 लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन में ए। अब बोल रहा है ए से वापस प्रोडक्ट जा रहा है, इन टी जीरो पे कितना है 100, प्रोडक्ट है हमारा 0, टाइम टी पे क्या हो रहा है 90% पे, टाइम 90 पे क्या हो रहा है 10% बच रही है, मतलब 10 बच रहे हैं, और फॉर्मेशन कितना हो रहा है प्रोडक्ट का 90। तो ये हमारे पास क्या आ गई ए नॉट, और ये आ गया हमारा ए नॉट आया 100, बस वैल्यू पुट करनी है 2.303, इसको यहाँ टी ले लेता हूँ और यहाँ ले लेता हूँ मैं के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बस, लॉग ऑफ ए नॉट कितना है 100, ए नॉट तो हमेशा 100 ही रहेगा, हम क्योंकि हमने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 मानी है, डिवाइड बाय 10, ये आ जाएगा 10 हमारे पास। तो t इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में k की वैल्यू की हमारे पास 0.0173 मिनट इनवर्स इंटू में log 10, अब log 10 होता है हमारे पास 1, तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 1, और इसको सॉल्व करने पर टाइम की वैल्यू आती है मेरी, ये मिनट इनवर्स में ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा 133 मिनट, इतने मिनट लगेंगे 90% रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज बोल सकते हैं और गिब्स फ्री एनर्जी भी बोल सकते हैं, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज -300 किलो जूल पर मोल। तो जो गिवन है हमारे को पहले ये लिखते हैं, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू है -300 किलो जूल मोल इनवर्स, ये हमारे पास किलो जूल में है, तो इसको पहले कन्वर्ट करेंगे जूल में, कैसे 300 इंटू 10⁻³ जूल मोल इनवर्स, इसको हमने जूल में इसलिए किया क्योंकि आर की वैल्यू जो हमने यूज़ करनी आगे वो जूल में ही यूज़ करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू -NF ई नॉट सेल, तो ई नॉट की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से डेल्टा जी अपॉन में, चलो पहले मैं करता हूँ वैल्यू पुट कर लेता हूँ, तब माइनस से माइनस काटना आसान हो जाएगा। इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, इसको उठा के डेल्टा जी की वैल्यू क्या है -300 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल इक्वल्स टू
अब हमको चाहिए एन की वैल्यू। तो एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे हमको रिएक्शन बनानी पड़ेगी। जेड एन सॉलिड हमारा कन्वर्ट हो रहा है, जेड एन टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन हो रहा है, टू पॉजिटिव का चार्ज आ रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को वो लूज करेगा। फिर हमारे पास Ag पॉजिटिव है, इसका रिडक्शन हो रहा होगा Ag, क्योंकि दिख रहा है हमको यहाँ से Ag पॉजिटिव से Ag का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ये कन्वर्ट हो रहा है Ag सॉलिड में। आयंस हमारे कैसे प्रेजेंट होंगे हमेशा एक्वस में, ये भी एक्वस और ये भी एक्वस। अब रिएक्शन जो है बैलेंस नहीं है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर 2 Ag के मॉलिक्यूल आएंगे और इन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और 2 Ag सॉलिड हमारे पास देखने के लिए मिल जाएगा। इन 2 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड है, ये 2 इलेक्ट्रॉन राइट साइड है, कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास यही जो रिएक्शन गिवन है ये बन जाएगी। 2 इलेक्ट्रॉन से हमको पता लगा हमारा एन की वैल्यू क्या है 2, एन की वैल्यू 4 कोई नहीं लिखेगा, क्योंकि ओवरऑल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व हुए हैं, Zn ने क्या करा है 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, और यही वाले ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो Ag ने पकड़े हैं। तो n की वैल्यू 2 लिखेंगे, n की वैल्यू 4 नहीं लिखेंगे, ये कोई अलग से इलेक्ट्रॉन नहीं है, यही वाले इलेक्ट्रॉन को गेन किया है Ag पॉजिटिव ने। तो यहाँ से हमको n की वैल्यू पता लगी, इसको मैं हटा देता हूँ। n की वैल्यू आई माइनस, माइनस साइन पहले से है, n का साइन नहीं है, और डेल्टा जी हमको माइनस में गिवन था। तो -2 इंटू एफ क्या होता है हमारे पास 96500 पर मोल, कूलम पर मोल होता है वैसे तो कूलम पर मोल, और ये आ गया मेरा ई नॉट सेल। अब माइनस से माइनस कट गया यहाँ पे, अब ई नॉट सेल इक्वल्स टू 300 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल। तो इस मोल से ये वाला मोल भी कट गया, पर मोल कट गया, बचा गया यहाँ पे जूल, डिवाइड बाय 2 इंटू 96500 कूलम। और जूल अपॉन में कूलम क्या होता है इक्वल टू वोल्ट के, तो ये जूल अपॉन में कूलम, इसको हटा के मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पर वोल्ट लिख देता हूँ। और ई नॉट सेल इसको सॉल्व करने पर ई नॉट सेल की वैल्यू आती है 1.55 वोल्ट। तो ऐसे करके हम यूनिट अगर हम साथ साथ यूनिट लिखते हुए चलेंगे तो जो हमको है आसानी होगी समझने में, या अगर किसी को डायरेक्ट याद रहेगा ई नॉट सेल किस में आएगा वोल्ट में, तो ऐसे कर लो। बस ये याद रखना डेल्टा जी नोट को हमेशा किस में करना है, पहले जूल में कन्वर्ट करना है। कोई यहाँ किलो जूल लेके चलता था उसका ई नॉट सेल गड़बड़ हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसी का नेक्स्ट पार्ट है, ये 2 मार्क्स से पूछा गया था और ये वाला 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, टोटल 3 मार्क्स का क्वेश्चन हमको देखने के लिए मिला था। कैलकुलेट लैम्डा एम नॉट फॉर MgCl2 इफ लैम्डा नॉट वैल्यू फॉर Mg2। कोहराश लॉ से बेसिकली क्वेश्चन है हमारे पास, Mg लिख देता हूँ, MgCl2 जो है डिसोसिएट होगा किसमें, Mg2 पॉजिटिव प्लस 2Cl माइनस में, और MgCl लैम्डा नॉट MgCl2 की मदद से मतलब कितना कंडक्टेंस हमको देखने के लिए मिलेगा, तो ये आएगा लैम्डा Mg2 पॉजिटिव प्लस जितना हमारे पास 2 लैम्डा Cl माइनस, यानी कि लैम्डा Cl की माइनस की वजह से कितना देखने के लिए मिलेगा और इसकी वजह से कितना देखने के लिए मिलेगा, दोनों को हम ऐड कर देंगे। इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है। मैग्नीशियम के लिए गिवन है, देखो यहाँ पे गिवन है 106 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, 106 सेंटीमीटर सीमेंस स्क्वायर पर मोल। और Cl के लिए क्या गिवन है 76.3, ये गिवन है एक Cl के लिए, लेकिन ये डिसोसिएट कैसे हो रहा है 2 Cl में डिसोसिएट हो रहा है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 इंटू 76.3 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अगर यहाँ पे एग्जाम्पल AlCl3 होता तो एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव प्लस 3Cl माइनस, तो हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, जो देखिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्पल क्वेश्चन में आ जाए तो जितने यहाँ पर आयंस टूट रहे होंगे Cl के उससे मल्टीप्लाई हमको करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या बनेगा 106 प्लस 152.6, इसको ऐड करेंगे तो लैम्डा नॉट MgCl2 की वैल्यू आती है 258.6 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो हमको जो है ये लास्ट में यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी होता है। इजी क्वेश्चन था, 1 मार्क डिजर्व करता था, और इस क्वेश्चन से हमने पूरे 3 मार्क्स ले लिए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास MCQ है, 1 मार्क्स से पूछा गया था। द स्लोप इन द प्लॉट ऑफ आर वर्सेस टाइम फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो सबसे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है हमारे पास, KT इक्वल्स टू A0 माइनस ए। यहाँ पे इसने आर ले रखा है तो हम R0 माइनस आर ऐसे लिख लेंगे। और ग्राफ किसके बीच में है, आर वर्सेस टाइम, मतलब इस आर और इस टी में। तो हम रीअरेंज करेंगे, आर इक्वल्स टू R0 माइनस KT। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन। इसको कंपेयर करेंगे हम लाइन की इक्वेशन के साथ, और लाइन की इक्वेशन को इसको थोड़ा और रीअरेंज करते चाहे, माइनस का KT प्लस R0। इसको ऐसे लिखता हूँ मैं, क्यों लिखता हूँ अभी समझ आएगा। लाइन की इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, कोई भी लाइन चाहे ऐसे हो, अगर ये ग्राफ है ऐसे हो या ऐसे हो, इन लाइन की इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, y इक्वल्स टू mx प्लस सी। यहाँ पे जो y है हमारे पास, ये किसके इक्वल होगा, r के। यानी कि अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो y एक्सिस पे मैं लूँगा r, और जो ये t है ये x एक्सिस पे आएगा। जो x कंपेयर करके देखना है हमको, ये जो x है ये x एक्सिस पे क्या है हमारे पास, टाइम। तो t आ गया हमारा ऐसे। और जो c है हमारा, ये होता है इंटरसेप्ट। ये हमको बताता है कि हमारी लाइन जो है कहाँ पे काट रही होगी, x एक्सिस पे। तो हमारी जो लाइन है ये काट रही होगी इस जगह पर। अब यहाँ से पॉसिबिलिटी क्या है, या तो ग्राफ ऐसे जा सकता है और या तो ग्राफ ऐसे जा सकता है। ये चीज़ हमको कौन बताएगा, इस दोनों में करेक्ट स्टेटमेंट। अब हम चेक करेंगे स्लोप को। स्लोप क्या है हमारे पास, m। स्लोप है माइनस का k, यानी कि नेगेटिव स्लोप है। जब स्लोप नेगेटिव होता है तो लाइन डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में ऐसे आएगी हमारे पास। तो इंटरसेप्ट क्या हो गया हमारे पास, R0। ये मैक्सिमम वैल्यू है या फिर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हम इसको बोलेंगे। स्लोप को रिप्रेजेंट करेंगे m से, जो कि इक्वल है माइनस के। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमारे पास, जब हम r वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाते हैं, हमने बना दिया बिल्कुल, ये r है और टाइम है, इसका ग्राफ फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, बिल्कुल जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बनाया है। तो पूछ रहा है द स्लोप पूछ रहा है, तो स्लोप की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन क्या दे रखा है इसने, k अपॉन में 2.303 माइनस के अपॉन में 2.33, और b है माइनस के और d है प्लस के। तो स्लोप m क्या है हमारा पास, माइनस के इक्वल है। तो ऑप्शन बी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स विल हैव अ बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन आइदर ऑफ टू लिक्विड्स। अगर हम एजियोट्रॉप क्या होता है हमारे पास, a प्लस बी का हमने क्या बनाया, एक सॉल्यूशन ऐसा बना कि अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 है और इसका 95 है, तो जो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट होगा ये 95 से भी, दोनों से, आइदर ऑफ टू लिक्विड बोल रहे हैं ना वो, आइदर ऑफ द टू लिक्विड, मतलब वो 100 से भी कम है और 95 से कम है, हो सकता है वो 92 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो। ऐसे मिक्सचर को हम बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। अगर वो बोलता कि हायर देन आइदर ऑफ टू लिक्विड्स, मतलब अगर इसका 95 है इसका 100 है, तो बॉयल होता हुआ 105 डिग्री सेल्सियस पे, ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। तो यहाँ पे बोल रहा है आइदर ऑफ टू लिक्विड्स, कैसे, लोअर देन आइदर ऑफ टू लिक्विड्स, यानी कि एग्जांपल किसका है ये, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है। फिर पूछता है कौन से टाइप के, जो ऐसे टाइप का एजियोट्रोप है कौन दिखाएगा। ऑप्शन है शोज अ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ, फॉर्म्स एन आइडियल सॉल्यूशन, शोज अ पॉजिटिव डेविएशन। ये हम इसमें गैस नहीं कर सकते, ये अगर हमने पढ़ रखा है कॉन्सेप्ट तभी बता सकते हैं। जो हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन दिखाएंगे, जो सॉल्यूशन रोल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, वो फॉर्म करते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। तो इस बार तो इसने एग्जाम में ये पूछा है कि आप अगली बार मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट का पूछ ले, मतलब मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का, तो वो शो करते हैं नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। तो जो भी सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन दिखाएंगी रोल्स लॉ से, वो फॉर्म करेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। तो इस बात का भी हमको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स का है। फॉर अ रिएक्शन 2A गिव्स 3B, रेट ऑफ रिएक्शन माइनस DA/dt की वैल्यू पूछ रहा है, इनमें से क्या होगी। 1 नंबर का क्वेश्चन है, अप्रोच देखते हैं कैसे करना है। अगर हमारे पास कोई रिएक्शन गिवन होती है A से B, कोई भी कोफिशिएंट इसके आगे नहीं लगा होता, तो रिएक्टेंट के लिए हम यूज़ करते हैं माइनस साइन, तो माइनस DA/dt होता है इक्वल। प्रोडक्ट के लिए प्लस का साइन यूज़ करते हैं, या फिर हम हटा भी सकते हैं इसको। तो ऑप्शन में प्लस वगैरह दे रखे तो हम यहाँ भी प्लस लेके चलेंगे। ये अगर ये इक्वेशन तब होती है जब हमारा A से B डायरेक्ट हमारे पास कन्वर्जन गिवन हो। अगर हमारे पास 2A गिव्स B, तब ये रिएक्शन गलत है, तब मतलब ये हमारे पास ऐसे नहीं होगा। अगर हम बोलेंगे A इक्वल्स टू 2B, तब भी हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। तब कैसे लिखेंगे उसको समझते हैं।
यहाँ पर हमको गिवन है 2a गिव्स 3b, 2a गिव्स 3b। तो सबसे पहले तो चाहे कोई भी कोफिशिएंट गिवन हो, ये तो हमको ऐसे ही लिखना है बिल्कुल। इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ मैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारे पास, हमको चेक करना है इसका कोफिशिएंट। और कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 2 गिवन है, यहाँ पे 2 है और इधर 3 है। तो हम ये क्या करेंगे, इस कोफिशिएंट को डिवाइड में ले जाएंगे। ये हो जाएगा 1/2, इधर लगा देंगे और इधर लगा देंगे 1/3। अब ये बिल्कुल सही है हमारे पास। अगर कोई और रिएक्शन हमारे पास ए से जा रही है 3b पे, तो -dA/dt इक्वल्स टू कितना होगा, इसका कोफिशिएंट कैसे जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा dB/dt। ये बिल्कुल करेक्ट फॉर्मूले से हमने निकाला है। नेक्स्ट स्टेप में क्या पूछा उसने, -dA/dt की वैल्यू पूछी है। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू के लिए ये 2 इधर जाएगा, ऊपर यहाँ डिवाइड में वहाँ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो माइनस का dA/dt, इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास प्लस का 2/3 dB/dt। अब अगर हम ऑप्शन को चेक करते हैं, प्लस का 3/2 dB/dt नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्लस का 1/3 नहीं, तो ए भी गलत, सी भी गलत। प्लस का 2 नहीं, ये भी गलत। क्या होना चाहिए, प्लस का 2/3। तो बी ऑप्शन प्लस का 2/3 dt हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास असर्शन और रीजन वाला। अटेम्प्ट कैसे करना है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। देखो ये असर्शन गिवन है और रीजन हमारे पास गिवन है। असर्शन मतलब स्टेटमेंट कोई गिवन है और एक स्टेटमेंट दूसरी गिवन है। तो पहले बताना है बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। देखो हो सकता है ये स्टेटमेंट जो बोल रहा है ये भी ट्रू हो और ये नीचे वाला भी ट्रू हो, तो हम लिख देंगे स्टेटमेंट ए इज ट्रू और स्टेटमेंट आर इज ट्रू। और अगर जो आर है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारी ऊपर वाली स्टेटमेंट की, तो हम लिखेंगे आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ टू। दूसरा केस बनता है बोथ ए एंड आर ट्रू, ये भी करेक्ट होगी यार, ये भी करेक्ट होगी, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। पर जो ये वाली स्टेटमेंट है इसकी जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन हमको नहीं बता रही होगी। थर्ड पॉसिबिलिटी है सी वाली पॉसिबिलिटी है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। हो सकता है ए सही हो और आर हमारे पास फॉल्स हो। डी हमारे पास ए इज फॉल्स, ये भी गलत हो और ये सही हो। तो जो भी हमको लगेगा उस हिसाब से हमको आंसर करना है। तो पहली असर्शन क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो क्या ऐसा होता है हमारे पास, बिल्कुल होता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से मतलब क्या है हमारे पास, अगर हम सॉल्यूट ऐड करेंगे किसके अंदर, किसी भी सॉल्वेंट में, यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए वाटर ले लेता हूँ, तो बॉइलिंग पॉइंट मेरा किस पे डिपेंड करता है, ओनली ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसको दूसरे पेन से लिखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट कैसे होगा हमारे पास, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट irrespective of nature of solute। हम किस टाइप का सॉल्यूट डाल रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करेगा। अगर हम NaCl का ऐड करेंगे तब भी वो बराबर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा हमारा। अगर हम KCl डालेंगे तब भी हमारा बराबर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। अगर हम मैग्नीशियम सल्फेट डालेंगे तो ये NaCl से ज़्यादा इंक्रीज करेगा, लेकिन बिल्कुल बराबर करेगा किसके, कैल्शियम सल्फेट के, क्योंकि यहाँ से पार्टिकल हमको 2 मिलेंगे, यहाँ से भी 2 मिलेंगे और यहाँ से हमको नहीं, बराबर ही करेंगे, ये भी 2 मिलेगा और ये भी 2 मिलेगा। तो ये सारे ही कैसे करेंगे, बराबर जो है हमारे पास इंक्रीज करेंगे, भले ही अलग अलग पार्टिकल हैं। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी यही तो होती है, चाहे नेचर ऑफ पार्टिकल हमारा बदल जाए लेकिन नंबर अगर सेम है तो बॉइलिंग पॉइंट या फिर उसकी प्रॉपर्टी में सेम ही चेंज आएगा। तो पहली स्टेटमेंट जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही है। रीजन बता रहा है द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कॉजेज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जब मैं एक सॉल्यूट को ऐड करता हूं किसमें, वाटर में, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, बिल्कुल सही बात बोल रहा है। उसका पीछे का रीज़न क्या होता है, क्योंकि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर वो डिक्रीज करता है। ये हमने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में पढ़ रखा है। अब एग्जांपल से समझते हैं। 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर मैं बोल रहा हूँ वाटर मेरा बॉइलिंग पॉइंट कर रहा है, मतलब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब जो इसके वेपर जो प्रेशर लगा रहे हैं ये इक्वल टू कितना लगा रहे हैं, 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर इक्वल्स टू एक्सटर्नल प्रेशर कितना हमारे पास, 1 एटमॉस्फेयर। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट व्हेन इक्वल्स टू
एक्सटर्नल प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन। तो एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पे 1 एटमॉस्फेयर है, तो जब ये वेपर्स भी 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगाएंगे तब हम बोलेंगे हमारा बॉइलिंग पॉइंट अचीव हो गया है। तो 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर कब लगता है? जब 100 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन जब हमने इसमें क्या डाल दिया, सॉल्यूट को ऐड कर दिया, अब 100 डिग्री सेल्सियस पे 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर ये वेपर नहीं लगा पाते, इनका वेपर प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। हो सकता है वो 0.97 हो जाए, 0.95 हो जाए, डिपेंड करेगा कितना ज़्यादा सॉल्यूट तुमने डाला है। सेम 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर तक रीच करने के लिए अब मेरे को 104 डिग्री, 102 डिग्री, 103 डिग्री कितना भी लेना पड़ सकता है, पर 100 डिग्री से ज़्यादा ही हमको लेना पड़ेगा। तो वेपर प्रेशर के डिक्रीज होने से ही क्या हो रहा है, हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट जो है इंक्रीज हो रहा है। तो हमारा जो स्टेटमेंट सेकंड भी है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास असर्शन गिवन है, कंडक्टिविटी डिक्रीजेज डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर मैं कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर करता हूँ और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट रखा है NaCl प्लस वाटर, तो मेरे पास दो ऑप्शन है कंसंट्रेशन रिड्यूस करने के। या तो मैं इसकी अमाउंट को कम कर दूं NaCl की सॉल्यूशन को, या मैं इसमें क्या करूं और ज़्यादा वाटर को ऐड करना स्टार्ट कर दूं। इस प्रोसेस को जब हम वाटर को ऐड करेंगे तो इसको हम डाइल्यूशन भी बोलते हैं। तो मैं डाइल्यूशन जब करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरी H2O की कंसंट्रेशन बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। H2O बढ़ेगा, NaCl पर यूनिट वॉल्यूम में डिक्रीज करना स्टार्ट कर जाएगा। या फिर NaCl की अगर मोलरिटी की बात करेंगे हम, तो वो डिक्रीज करना स्टार्ट करेगी। इन द सेंस कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विल डिक्रीज विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन। और स्टेटमेंट है कंडक्टिविटी डिक्रीज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही है। कंडक्टिविटी हमारी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। कंडक्टिविटी मतलब कप्पा के की वैल्यू कॉन्स्ट, इसकी बोल रहा है कप्पा। कंडक्टिविटी हमारे पास डिक्रीज करेगी जैसे ही क्या करेंगे, डाइल्यूशन को इंक्रीज करेंगे, या फिर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हम डिक्रीज करेंगे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर बोल रहा है नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम दैट कैरी द करंट इन द सॉल्यूशन डिक्रीजेज, ये भी सही है। जब हमारे पास वाटर इतना था तो हो सकता है 1 सेंटीमीटर क्यूब में, पर यूनिट वॉल्यूम बोला है ना, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब में पहले 10 आयंस प्रेजेंट थे। जब हमने वाटर को इंक्रीज कर दिया तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में हमारे पास अब हो सकता है 5 ही आयन प्रेजेंट हो, जितने भी हो 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, लेकिन वो 10 से बिल्कुल कम होंगे। और जैसे ही आयंस हमारे कम होंगे पर यूनिट वॉल्यूम में, हमारा जो करंट है वो भी डिक्रीज करेगा। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और रीज़न बिल्कुल सही है। कंडक्टिविटी डिक्रीज होने का रीज़न भी यही है कि पर यूनिट वॉल्यूम में आयन जो हमारे डिक्रीज करते हैं, इसलिए कंडक्टिविटी हमारी डिक्रीज करती है। तो हम लिखेंगे आर इज़ द करेक्ट रीज़न फॉर असर्शन। तो स्टेटमेंट ये भी सही है, ये भी सही है, और इसका रीज़न मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन है बिल्कुल इसकी। ऐसे जो हमको ये टाइप के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने एग्जाम में